री-रिलीज में तुम्बाड़ इज द हाईएस्ट अर्निंग मूवी। रॉकस्टार से ज़्यादा कमाया, ये जवानी है दीवानी से ज़्यादा कमाया। हम समझ नहीं रहे ऑडियंस चेंज हो रही है हमारी। आज से 10-15 साल पहले क्या था कि कुछ लोगों के द्वारा ही सिनेमा कंट्रोल किया जाता था। बहुत सारे अभी प्रोडक्शन हाउसेज दे आर शटिंग डाउन। आई वाज रीडिंग कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडिया में, 1000 करोड़ टर्नओवर था, 10 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट बना। पैशन की जगह प्रोजेक्ट बनने लगे। पिछले डेकेड में कोई एक ऐसा एक्टर स्टार बना है जिसके साथ आप ये अश्योर कर सको कि इसके साथ 2 करोड़ की ओपनिंग लग जाएगी। सोहम शाह एक्टर प्रोड्यूसर तुम्बाड़ के लिए जाने जाते हैं और शिप ऑफ थीसिस पर नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं। तुम्बाड़ की री रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। आज हम उनसे सुनेंगे फिल्म बिजनेस के बारे में और कैसे इंडिया में कंटेंट कंजम्पशन शिफ्ट हो रहा है। ऐसा लगता है कि यार मेरा गोल है ऑस्कर जीतना। ऑस्कर बहुत ओवररेटेड है यार। हमें ऑस्कर के वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं है। तुम्बाड़ के लिए बहुत लिखा जाता है कि अरे ऑस्कर चली जाती। ऑस्कर में कभी नहीं जीतती तुम्बाड़। कंपेयरिंग इंडिया वर्सेस हॉलीवुड, उनके जो सुपर हीरोज उनका पूरा एक यूनिवर्स बनता है, राइट? वहाँ पर एवेंजर्स जैसे बन गए। हमारे इधर ये सब क्यों नहीं होता? मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि प्रोड्यूसर नाम का आदमी ना हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पिछले 15-20 साल से गायब है। प्रोड्यूसर एक आदमी तो जो रिस्क लेता है। इकोसिस्टम नहीं है यार, वो खड़ा करने की जरूरत है कि ऐसी फिल्में बने। क्यों नहीं बनती महाभारत? एग्जैक्टली। क्या महाभारत में हर कैरेक्टर एक पिक्चर है खुद में। आप कभी बनाना चाहोगे महाभारत? वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड, बट बिफोर यू डू दैट, राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनसाइट्स मिले एंड कुछ नया सीखने को और सुनने को मिले। इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। मूवीज़ कैसे हुई, क्या हुआ, वो सब बात करेंगे, बट मुझे बताओ पहले तेल से इधर कैसे आ गए? मैं 15-16 साल का हुआ करता था। मेरे फादर कमोडिटी के ब्रोकर हुआ करते थे। ये मस्टर्ड वगैरह होती है ना, तो राजस्थान गंगानगर में मस्टर्ड की बहुत खेती होती है, बहुत ज़्यादा मस्टर्ड होती है। ऑयल मिले बहुत थे उससे। ऑयल सोप भी बहुत था। तो मेरे फादर जो है वो काम किया करते थे। और मेरे फादर धोती पहनने वाले। और मुझे शर्म आती थी, सब दोस्तों के फादर तो पैंट पहनते, मेरे फादर धोती पहनते हैं। वो कभी कॉलेज आ जाते, स्कूल आते, मैं चाहता था कि आए नहीं। जबकि मुझे सबसे प्यार मेरे फादर चल बसे 10 साल पहले, मुझे उनसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं रहा। और जब मैंने गॉडफादर देखी ना, तो मुझे लगा ये तो मेरा बाप है, क्योंकि मेरा बाप एकदम फैमिली मैन थे, उनका कोई दोस्त नहीं था। मतलब फ़र्क ये था कि वो आदमी गैंगस्टर है और मेरा फादर गैंगस्टर नहीं है। मतलब मेरे लिए गॉडफादर का कोर ये है कि उससे ज़्यादा फैमिली मैन कोई नहीं है। तो मेरे फादर एकदम छोटा सा काम था, 3000 रुपये महीना कमाना, हम 5 बहन भाई, और ये हुआ करता था बहनों की शादियाँ कैसे होंगी, और वो दुनिया से मैं आता हूँ। मैं तो बहुत छोटा था, मेरे भाई को काम कुछ करना था, 20-21 साल का वो हो गया था, तो उसको पैसे कमाने थे, घर में जिम्मेवारियाँ थी, तो उसने उसका कुछ काम का एक अलग वर्जन शुरू कर दिया कि वो मस्टर्ड से कुछ खल बनती है, उसका काम चालू कर दिया। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं कब काम सीखूं। तो मेरा उस समय तो ड्यूटी होता था चाय बोल के आना, कोई आया हुआ अंकल तो चाय बोला हो, फ़ोन कॉल उठाना। फिर एक दिन मेरा भाई ना कुछ नाभा गया पंजाब, कुछ काम हो गया था उसको, पंजाब में एक जगह नाभा, तो उसको रोज़ाना जाना पड़ता था। वो 5-6 दिन में ना गेम चेंज कर दिया मैंने। क्या गेम चेंज कर दिया? मतलब डील्स होती हैं कि आप मस्टर्ड केक जैसे वो यहाँ से खरीदा वहाँ बेचा। तो मैंने इतना अच्छा काम किया कि मेरे भाई को इतना अच्छा लगा, जबकि ये उसका बड़प्पन है। नहीं तो लोगों में बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती है कि अरे यार ये मेरा काम मैंने बनाया हुआ है, मेरे काम पे कर रहा है। हाँ। तो वो उसने कहा कि तू ही कर। तो मैं 16-17 साल की उम्र में मेरे ऑफिस का चैम्पियन हो गया। 17 साल का था मैं, फर्स्ट ईयर में हुआ करता था तब। तो मैं साथ में पढ़ रहा हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ, साथ में ये कर रहा हूँ। शाहरुख खान का मैं फ़ैन हुआ करता था। DDLJ नहीं आई थी और मुझे लगता था कि यार ये कौन सी दुनिया है। जैसे आप ये बात समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने कभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही नहीं किया हुआ, कि हमको उस समय लगता था कि ये लेदर जैकेट यूरोप मतलब स्वर्ग लगा करता था। अभी मैं यूरोप सब जगह जाया, मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, पर उस समय ऐसे स्वर्ग लगा करता था। तो अब वो लगता था क्या। और शाहरुख खान का जो चाम, मतलब मेरा आज भी मानना है कि अगर किसी आदमी में शाहरुख खान जितना 5% जितना भी शाहरुख खान जितना चाम नहीं है तो उसे जीने का हक नहीं है। तो इतने चार्मिंग हुआ करते थे शाहरुख साहब। तो आपको लगता है कि आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू एक्सप्रेस, पर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप कैसे जाओगे? तो मैं फंसा हुआ था। तो ये सपना जो है ना एकदम बैक सीट पे एक छोटा सा सपना हुआ करता था 16, 17, 18 साल की उम्र से ही।
तो कि कभी जाएंगे यूरोप नहीं जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे। अच्छा, हीरो बनने। ओह अच्छा, शाहरुख खान जैसा वैसा बनने। हाँ, मतलब शाहरुख खान ही बनने जाएंगे। और इतने नाइव हुआ करते थे कि आपको उस समय ना पंजाबी वीडियोस बहुत आया करते थे, म्यूज़िक वीडियोस पंजाबी। एक नया पूरा पॉप कल्चर का उस समय वेव आया था 90s में। तो बहुत मतलब बाबा सहगल आए जैसे, और पंजाबी वीडियोस मतलब एक वेव आया था 90s में। आप जाके गूगल करोगे तो अलीशा चिनॉय, और बहुत एक म्यूज़िक का वेव था। मुझे पहले, मैं पैदा ही उस टाइम पे 96 में तो पैदा हुआ, तो बहुत हाँ, तो वो उस समय तो एक वेव आया था। तो मुझे ऐसे लगा करता था कि मैं एक पंजाबी म्यूज़िक वीडियो में काम करूँगा और वहाँ से लोग मुझे देख लेंगे कि ये नेक्स्ट शाहरुख खान है और इसको पिक कर लेंगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस हुआ करता था। एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस हुआ करता था। जब मैं बॉम्बे पहली बार आया था तो मैं एक कोरियोग्राफर से मिला था और मैंने कहा मैंने 25 लाख रुपए लगाने हैं, 25 लाख रुपए में म्यूज़िक वीडियो बना दो जिसमें मैं दिख जाऊँ। मतलब इतना नाइव हुआ करता था मैं। तो वो जर्नी ये थी कि फिर वहाँ से ये हुआ कि 17-18 साल से कुछ काम चालू किया, फिर उसमें कामयाब हुए, फिर रियल एस्टेट में चले गए, वहाँ भी कामयाब हो गए। तो फिर ये था कि फिल्में बनानी है, तो मैं बॉम्बे आया। फिर ये काम चालू हुआ कि मैंने कहा म्यूज़िक वीडियो बनाना है। तो वो बेचारे बहुत भले थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि बेटा ऐसे नहीं होता, आप ना एक्टिंग सीखो। तो महाड़ा में ये जो जितने एक्टिंग सिखाते हैं स्कूल, उनमें से एक स्कूल मैंने ज्वाइन किया। मैंने 1.5 महीने एक्टिंग सीखी। मुझे लगा कि यार मैं कर लूँगा ये। वहाँ एक सीन किया था मैंने कि जिसमें आपका गला ऐसे घोटते हैं और आपको बोलना एड्रेस की 400 होती है। वो मैंने अच्छा किया, उस पर तालियां बजी। मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो एक्टिंग का। उससे पहले मैंने स्कूल कॉलेज में कहीं कुछ नहीं किया था। मेरे मतलब पैर लड़खड़ाते थे। मतलब कोई कहते हैं ना कि स्टेज पे चढ़ना है, तो मेरे ऐसे पैर लड़खड़ाए। मैं बहुत स्टेज फियर हुआ करता था। मुझे किस्सा याद है कि मैं एक एक्टिंग वर्कशॉप ले रहा था, तो मेरा डोमेस्टिक हेल्प परांठे बना रहा था। तो मुझे टीचर जो सिखा रहे थे ना, वो कह रहे थे कि तुम्हारी सेल्फ इस्टीम तो इतनी कम है कि तुम डोमेस्टिक हेल्प लग रहे हो और वो राजा लग रहा है। मेरी इतनी लो सेल्फ इस्टीम हुआ करती थी। क्यों मुझे लगता था कि मैं फिट इन नहीं होता हूँ यहाँ। इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे कल्चर नहीं पता है, पर बात क्या करते हैं मुझे पता ही नहीं है। लोग बात कर रहे हैं कि आई हैव सीन ब्रांडोज दैट फिल्म, और डिकड़ा फिल्म, फलाना फिल्म, गाने। आप कल्चर का पार्ट ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कुछ। आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है, आप एलियन हो। इतना टॉर्चर रहा हूँ मैं 2010 में बॉम्बे शिफ्ट हुआ। 2012 में बॉम्बे से मैं वापस शिफ्ट हो गया जयपुर, क्योंकि मुझे घबराहट होती थी शहर में कि मेरी इतनी औकात नहीं होती थी कि मैं कैफ़े में जाके कह दूं कि आई नीड अ कैपेचिनो। मुझे लगता है कैसे बोलूँगा आई नीड अ कैपेचिनो। तो आपको ऐसा लगता था कि आप एकदम गांव से आए हो और ये सब लोग आपसे बहुत सुपीरियर प्रजाति हैं कोई। तो मैं भाग गया 2012 में, मैं जयपुर जाके शिफ्ट हो गया। 4 साल ये लगता रहा मुझे। 4 साल ये लगा, 10 साल ये लगता रहा। बिफोर तुम्बाड़ रिलीज़ मुझे यही लगता रहा। मेरा ज़िंदगी में सुबह से शाम तक एक क्वेश्चन ये हुआ करता था खुद से कि छोड़ दूँ क्या, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ। तो लोगों ने ऐसा फील कराया कि खुद ही में, एक तो देखो खुद ही में भी होता है और दूसरा लोग फील भी कराते। उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो खुद का तो होता है, ये तो इस बात में कोई दो राय ही नहीं है कि यू फील लाइक दैट। अभी की सोसाइटी और सिस्टम बहुत चेंज हो गया है, हिंदी कूल हो गई है। आप 2010-12 में आए हो दोस्त, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप एक्टर नहीं बन सकते हो। ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको छोटे मोटे दूसरे रोल में आप मेन लीड कर ही नहीं सकते हो। और मतलब हिस्ट्री आपको जाके देखनी चाहिए कि कितने लोगों ने स्ट्रगल किया इस तरह से। मतलब वो उससे बड़ा राक्षस, इंग्लिश से बड़ा राक्षस हुआ ही नहीं करता था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता था कि साले अंग्रेज चले गए यार, ये अच्छी बड़ा छोड़ गए हमारे पीछे। आई एग्री विथ यू फॉर दिस पॉइंट। मुझे नहीं पता एक्टर वर्ल्ड का, पर मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी 12वीं तक, 12th तक पढ़ी थी, समझ में आती, बोलना नहीं आता था क्योंकि खानदान में कोई नहीं बोलता था, दोस्तों में कोई नहीं बोलता था, स्कूल में इंग्लिश टीचर के अलावा कोई टीचर नहीं बोलता था। 2 इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ, और वहाँ इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश के टीचर भी इंग्लिश नहीं बोलते यार। प्रॉब्लम हमारे स्कूल में इंग्लिश की टीचर इंग्लिश सिखा रही है हिंदी बता के। हाँ राइट। तो इट वाज देयर कि आपको ये पता है कि इंग्लिश समझ में आती है, आप बोल नहीं सकते हो। और इंग्लिश मूवी अगर आपको देखनी है तो आप सबटाइटल्स पढ़ के देखते हो, 4 बार रोक के देखते हो, तब आपको थोड़ा बहुत आता है और डिक्शनरी में वर्ड निकाल देखते हो, राइट। और मुझे बहुत इन्फीरियर फील होता था क्योंकि मैं अगर बाहर चले जाता था, मेरे 2-3 दोस्त बन गए थे स्कूल के बाहर, दूसरे स्कूलों के डांस क्लास इधर उधर से खेलने में, मस्ती करने में दोस्ती यारी हो गई। वो लोग फुल टाइम इंग्लिश में बात करते थे, तो उनको देख के इन्फीरियर फील होता था कि मैंने अगर गलती से कुछ बोल दिया तो ये मजाक उड़ाएंगे, तो बहुत मजाक उड़ाएंगे। हाँ, प्रोनाउंसिएशन नाम की कोई चीज़ होती है,
आप समझ रहे हो? ये मुझे बॉम्बे आके पता चला है। मुझे पता ही नहीं होता है इंदौर में। मतलब अभी मुझे पता नहीं ब्लैक की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ब्लैक कुछ तो प्रॉब्लम होती थी। मैंने ना ऐसे एक बॉम्बे आने के बाद इतनी एंग्जाइटी हुआ करती थी, क्योंकि आपको ये समझा दिया गया है कि आपको डांस सीखना ज़रूरी है, इंग्लिश आना ज़रूरी है। मतलब किसी ने ऐसे आके नहीं समझाया, आपने खुद ने गेज किया, इसके बिना तो बन नहीं पाओगे। मैं ट्राई किया करता था कि 2 से 3 डांस क्लास, 3 से 4 इंग्लिश क्लास, 4 से 5 हिंदी डिक्शन भी ख़राब हुआ करती थी। गलत नहीं होता, गलत होता है, नुख्ता होता है भाई, गलत गांव में गलत होता है, गम नहीं होता, गम होता है। तो वो सीख रहे हैं, और इतना प्रेशर है ना कि हर चीज़ प्रोजेक्ट बन गई है, यू नॉट एन्जॉइंग एनीथिंग। तो मैंने कभी डांस नहीं सीख पाया, ना कभी मैं इंग्लिश सीख पाया। हिंदी तो फिर भी मैं सीख गया, क्योंकि मतलब हिंदी आती थी तो उस पर काम होना था। बट मुझे याद है ऐसे ना, मैंने एक रजिस्टर बनाया था 700-800 वर्ड्स का, कि मुझे लगता था इनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, क्यों मैंने ऐसा तोड़ निकाला था कि उनको मैं मेरी हिंदी के अंदर मिक्स कर दूंगा ना इंग्लिश वर्ड्स को, तो मेरा काम चल जाएगा, कूल हो जाऊंगा मैं। कूल तो क्या हो जाऊंगा, सर्वाइव कर लूँगा। तो मतलब मैं आपको कह रहा था कि 10 साल का पूरा टाइम ऐसा बीता कि मुझे लगता था कि यार मुझे बिल्कुल फिट इन, बहुत एंग्जाइटी होती थी बॉम्बे में। मतलब बॉम्बे के नाम से मेरे हाथ पर ऐसे कांपने लगते थे, पर एक्टिंग करनी थी, फिल्में बनानी थी। मतलब लगे क्यों रहे, मतलब इस डर के मारे चले जाते वो क्यों कर रहा? मतलब मैं ना, मेरे को ना बहुत बड़ी कोई पिक्चर मिल रही है, मेरे को फिट इन नहीं हो लग रहा है इधर, मैं अपने शहर में राजा हूँ, यहाँ मेरे को कमज़ोर फील करा रहे हैं। मैं जिनसे बात करता हूँ ढंग से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद में डरता हूँ 4 बार, स्ट्रगल अलग चल रहा है, पिक्चर कोई बहुत बड़ी नहीं मिली, पैसे ज़्यादा इधर बन नहीं रहे, सिर्फ खर्चे ही हो रहे हैं, तो फिर क्यों लगे रहे 10 साल? प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं भाग जाता ना, तो आज मैं अनसेटिस्फाइड होता। मेरे अंदर होता कि मैं डर के कहीं से आ गया। वो जो मेरे एक दोस्त ने मुझे एकदम एग्जैक्टली ये सलाह दी थी, क्या कि मेरा दोस्त मतलब अभी भी है, मेरी वाइफ, मेरे दोस्त, मेरे आसपास लोग बहुत कमाल के रहे हैं। मतलब मैं इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब मेरे लिए बहुत मस्त जर्नी है। मेरा दिमाग इतना ख़राब रहता था, और क्वेश्चन एक ही हुआ करता था कि मैं ये छोड़ दूँ क्या, मैं ये करूँ क्या। वो मैं मेरे दोस्त की भी जान खाता रहता था। मैं एक दिन सुबह सुबह उसके घर पहुँच गया। मैंने कहा यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं ये छोड़ दूँ क्या। उसने कहा कि यार तू छोड़ दे, छोड़ना है तो प्रॉब्लम नहीं है, तू चले जाना, गंगानगर जाना हो, पर डर के मत जाना। जिस दिन जाए ना, डर के मत जाना, खुशी से जाना कि मैं छोड़ रहा हूँ। ये जो तेरे अंदर डर है ना, मैं डर के कारण छोड़ रहा हूँ कि यार मैं फिट इन नहीं हो रहा इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं लैंग्वेज क्रैक नहीं कर पाया इसलिए छोड़ रहा हूँ। वो मुझे याद रह गया। मतलब बहुत सारी, ऐसा नहीं कि उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक कॉन्वर्जेशन कभी भी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों का वो होता है, वो मुझे याद रह गया। और ये तुम्बाड़ की भी बात की बात है, अंदर से बस वही बात थी, अगर मैं डर के चला जाता ना, तो आज मैं, कितने पैसे होते हैं मेरे पास, कुछ भी होता है ज़िंदगी के अंदर, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो खुशी नहीं होती। मुझे लगता है कि यार नहीं, मैं जाऊँगा तो डर के तो नहीं जाऊँगा यहाँ से वापस, खुशी खुशी जाऊँगा। जिस दिन करेगा कि हाँ यार अब ये काम नहीं करना, हो गया। कौन से पॉइंट पे एक्सेप्टेंस आ गया, कहाँ पर ये लगा कि अब ना मेरे लिए मेंटल पीस सबसे इम्पोर्टेंट? मेरे पास नोट्स हैं, मुझे मेरे इश्यूज पता थे 2014 के अंदर। जयपुर में मेरा एक ऑफिस हुआ करता था, मैंने ऐसे लेमिनेट करा के मेरे ऐसे इश्यूज यहाँ से चिपकाए हुए थे कि उस पर लिखा होता था, मेरी वॉल पे लिखा होता था, मेरे ऑफिस की, बॉम्बे में मेरा वर्सोवा में ऑफिस होता था, वहाँ वॉल पे लिखा होता था कि बी काम, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो कॉन्सेप्ट सब पता होते थे। होने के बाद भी एक्सेप्टेंस नहीं होती थी। एक्सेप्टेंस आई मुझे 2021 रिसेंटली 2-3 साल पहले। तो वो पूरा एक डेकेड निकलने के बाद 2021 में एक ऐसी एक्सेप्टेंस आई कि यार ये देखने का नज़रिया ही तो है। बट किस बात पे ये पीस है? 2021 में ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा अब हो गया है? यार मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, मुझे मतलब ऐसे लगा था कि यार मैं कितना यूजलेस आदमी हूँ यार, मैं एक्ट शूट कर रहा था, वहाँ से मैं मेरे दोस्तों को कॉल करके पूछ रहा हूँ कि मैं ठीक ठाक एक्टर हूँ क्या। कहते साले ठीक ही तो एक्टर, तो क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या। मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं यूजलेस हो जाऊँ, जबकि मैंने एक जर्नी की है ज़ीरो से सब कुछ बनाने तक की, एकदम कामयाब इंसान रहा हूँ मैं दहाड़ की शूटिंग कर रहा था, सुबह 6 बजे का टाइम था।
और मैं एक भगवान थे उनमें मानता था, और मेरा 5-7 साल में थोड़ा सा ध्यान उस तरफ कम हो गया था। सुबह 6 बजे मैं मेकअप करवा रहा हूँ, मेरे मन में ख्याल आया कि बस, और उन्होंने मेरी ऐसी सुनी कि मैं सब कुछ, एक्सेप्टेंस आ गई मुझे। 6 बजे मैं सुबह उठ के मेकअप करवा रहा हूँ, पुलिस की वर्दी पहन के दाड़ के शूटिंग के लिए तैयार हो रहा हूँ, और बहुत परेशान था मैं उस समय। तो मैंने उनको नाम याद किया तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, तो मेरे लिए तो मिरेकल हुआ, जादू हुआ मेरे लिए। तो मैं वो था कि जब बॉम्बे नहीं आया था तो रोज़ाना मंदिर जाने वाला आदमी, बॉम्बे जैसे ही आते हो तो आपको लगता है कि मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, भगवान नहीं है। एक जर्नी ऐसी होती है, फिर आपको लगता है कुछ तो सुपर पावर है, कुछ तो है, आप कुछ भी नहीं हो, तो सरेंडर, यू आर नथिंग। तो मुझे वो उस दिन ऐसा कुछ एहसास हुआ, और वो पॉइंट से उसके बाद मुझे मतलब लार्जली एक्सेप्टेंस है, ऊपर नीचे डेफिनेटली होती रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यू सम डेज आर बैड, सम डेज आर गुड, बट लार्जली इट्स फाइन। तो डू यू थिंक कि हर कोई जो ये देख रहा है उसके लिए ये लेसन है कि कुछ भी वो लाइफ में उसका जो भी पैशन है करना, वो पैशन से पहले अपना बेसिक सॉर्ट कर ले, उसके बाद भागे? क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि लाइफ में ना, पहले अगर आप इंडिया में रहते हो और इन टुडेज़ वर्ल्ड, मैं हमारी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, और अभी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है दुनिया में, राइट, और स्पेशली उन लोगों से जो ये देख सकते हैं, जिनके पास इतना है कि फ़ोन है और इंटरनेट है, तो अगर तुम पहले 1-1.5 लाख रुपये महीने कमाने जितने तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है या तुम्हारे पास कोई जुगाड़ नहीं है ना, तब तक पैशन पर्पस रखो साइड में और सिर्फ ये कमाने की कोशिश। बिल्कुल। मुझे आपका सबसे ज़्यादा पसंद है, एक डायलॉग है, आपका भी नहीं है डायलॉग, आपके लिए है वो डायलॉग कि आई रिमेंबर, और मैंने इतना बोला है दोस्तों को, आई डोंट नो व्हाई, कि जेल के ताले टूटेंगे भीमा बाबू छूटेंगे। भाई वो जो, आई लव भीमा बाबू कैरेक्टर, मतलब मुझे वो इतना मज़ा आता है ना उस कैरेक्टर में, क्योंकि मुझे उस कैरेक्टर की खासियत क्या लगी, उस कैरेक्टर को जब आप देखोगे, मूवीज़ में देखोगे, मैं एज अ व्यूअर बता रहा हूँ, मैं कोई ना मूवी देख कोई क्रिटिक हूँ, ना मेरे को एक्टिंग समझ आती, ना प्रोड्यूसिंग, राइट, वो एक हम्बल लड़का है, लेकिन वो इतना पावरफुल है ना अंदर में, वो उसको ऐसा पता है कि वो ऐसे करेगा ना तो फोड़ देगा, उसको ऐसा बिलीव है अंदर, पर वो पूरे टाइम हम्बल भी है। तो इसकी वो बीच में जो बैलेंस करके चलता है ना, एक एक एक्सप्रेशन में कहीं बीच में सीन आता है जहाँ पे जब वो स्वामी जी के सामने बैठा है तब उसको दिख जाता है कि अबे मैं औकात में रहे, मैं कौन हूँ तेरे को पता है, वर्सेस जब वो अपनी वाइफ के साथ है या दूसरे लोगों के साथ है या वो छठ पूजा करने जाता है, तब उसमें इतना एक हम्बलनेस बाहर आती है पूरे कैरेक्टर में। मतलब पूरी आप जर्नी में समझ नहीं पाते हो कि ये पावरफुल इंसान है कि ये पब्लिक का सर्वेंट है। लाइक हर, एंड मैंने जितने दूसरे पॉलिटिकल सीरीज़ देखी ना, उसमें शुरू से कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है कि ये पॉलिटिशियन एरोगेंट वाला है, ये गुंडा वाला है, ये हम्बल वाला है। इस वाले में वो दोनों चीज़ें दिखी, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक्ड इट। मेरे को बड़ा मस्त लगता था, वैसे चेस प्लेयर लगता था ये इंसान। दैट्स द कॉम्प्लेक्सिटी। और वो इतनी बाहर निकल के आया कि जो मेरे जैसा ना समझ है मूवीज़ के बारे में उसको समझ में आ रहा है। इट मीन्स दैट एक्टिंग वॉज ब्यूटिफुल। थैंक यू। और मुझे लगता है कि तुम्हें इसलिए भी मज़ा आता है कि तुम्हारी खुद की जो जर्नी रही है ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है कि प्रिविलेज में कुछ मिला नहीं है, खुद ने किया है, मेहनत की है, तपस्या की है। जैसे कि तुमने मुझे भी बताया कि 3 साल में ही पहले शुरू किया था और आज आप कहाँ से कहाँ हो, तो वो दिन रात करने से ही पता चलता है। और वो तपस्या और मेहनत जब करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं होता कि मैं सबसे ऊपर हूँ, वो कॉन्फिडेंस ये होता है कि मुझे मेरा गेम पता है, कि यू नो कि पॉडकास्ट कैसे होते हैं, यू नो इन एंड आउट। तो भीमा भारती का भी वही था कि आई नो पॉलिटिक्स, आई नो पॉलिटिक्स, कि अंदर से भी समझता हूँ, बाहर से भी समझता हूँ। और जब कोई भी चीज़ में आप मेहनत करते हो, गेम समझ जाते हो ना, असली मज़ा उसके बाद चालू होता है। तो भीमा भारती ने गेम समझ लिया पॉलिटिक्स का, तो उसको मज़े आ रहे हैं। तो वो ताकतवर भी है, वो बीवी से डरता भी है, बीवी के सामने कुछ बोलता भी नहीं है। तो भीमा भारती वन ऑफ माई
शायद सबसे ज़्यादा प्यारा कैरेक्टर है मुझे लगता है कि जैसे विनायक तुम्बाड़ का जो कैरेक्टर है उसको बहुत प्यार मिला। हाँ, बहुत ज़्यादा। तुम्बाड़ मेरी खुद की फिल्म भी है, मैंने खुद ने प्रोड्यूस भी की है। तुम्बाड़ एक टचवुड शायद क्लटर ब्रेकिंग कल्ट क्लासिक भी बन गई, री रिलीज में इतना सब कुछ किया तुम्बाड़ ने। मुझे विनायक का कैरेक्टर भी बहुत पसंद है, पर इक्विवेलेंट मुझे भीमा भारती का कैरेक्टर भी बहुत पसंद है। वो जो ताकत है ना उस आदमी की, शेर जैसी ताकत है ना उसकी, उसमें सब कुछ है। तो मुझे वो कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। कि दैट पावर, क्या किया, व्हाट वाज अ ट्रेनिंग? आपसे तुम्बाड़ के बारे में सब बात करते होंगे, व्हाट वाज भीमा भारती? भीमा भारती की ट्रेनिंग ये थी कि मतलब एक रीडिंग सेशन हो रहा था, तो रीडिंग सेशन में, और मेरी लाइफ में उस समय क्या गंगानगर चल रहा था, कुछ रियल एस्टेट भी चल रहा था, कुछ ये भी चल रहा था, तो मैं ऐसा मतलब 3-4 नामों पे था। वो रीडिंग सेशन हुआ, तो रीडिंग सेशन किया मैंने, तो किसी को पसंद नहीं आया मैं। तो जो डायरेक्टर मतलब जो भी शायद उनका जो भी क्रू था वो कहते यार ये आदमी फिट नहीं होगा। तो सुभाष सर ने कहा कि मेरी वीटो है इस कि भीमा यही प्ले करेगा। क्यों? उनको दिखता था कि ये अच्छा एक्टर कर लेगा, ठीक एक्टर कर लेगा ये उनका। उन्होंने तुम्बाड़ देखी हुई थी, शिप ऑफ थीसिस देखी हुई थी, जो भी है। तो मुझे ऐसे मिला रोल, मतलब मेरे हाथ से जाने वाला था रोल, गया ही चला था। तो नवंबर की बात है कि शूट चालू होने वाला, तो मैं भोपाल गया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। वहाँ जाके एक दिन मैंने रह के भोपाल में नूरे सभा होटल में हमारा रूम था, जैसे एक दिन पहले पहुँच गया, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। उन्हें डायलॉग पढ़ा, जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। बस वो डायलॉग था कि वहाँ मुझे एकदम फिर उसका कैरेक्टर का सुर मिल गया। वो जो डायलॉग था ना, इतना मज़ेदार डायलॉग है, पावरफुल तो डायलॉग है ही बहुत। जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। मैंने कहा ये सुर है कैरेक्टर का, कि मैंने लिखा मेरी स्क्रिप्ट पे वजन, कि ये कैरेक्टर में एक वेट है, इसकी बॉडी में एक वेट है, तो ये ऐसे बिहेव करेगा। तो वहाँ मुझे उसका सुर मिला। एक्टिंग आपने सीखी कैसे, क्या किया? बिकॉज बिजनेसमैन हो, थोड़ा एरोगेंस भी था, पावर भी था, एकदम ग्राइंड में घिसाने वाला काम होता है कुछ भी अगर धीरे से करो तो। एंड जो कैरेक्टर अगर आप प्ले कर रहे हो, तुम्बाड़ की बात कर रहे हो, ब्रिलियंट। हम भीमा भारती की बात कर रहे हैं। एज एन एक्टर लगता नहीं है कि आप बिजनेस ओनर हो। एज एन एक्टर आप लगते हो वही एक्टर हो। आप सालों से आपने करा हुआ काम और काम करके आप मेहनत करके इस पे आए हो, तो यू आर एन एक्टर नॉट कि मैं स्टारडम और पैसा लगा के आ गया हूँ। वेरी डिफरेंट ब्रीड्स होती है इसकी। तो कैसे सीखा ये? यार तो ये इंटरेस्टिंग सवाल है वो। और तुम्हें मैं बात बताऊँ, एक्टर और बिजनेसमैन ये एग्जैक्ट ऑपोजिट है। तो मतलब अगर आप डॉक्टर हो तो एक्टर बनना आसान है मेरे हिसाब से, आप इंजीनियर हो तो एक्टर बनना आसान है। पर अगर आप बिजनेस में हो, बिजनेस का मतलब क्या है? कैलकुलेशन, ये प्रॉफिट इतना डाला इतना मिला, ये। और एक्टर का मतलब है कैलकुलेशन जीरो, फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग। तो ये एकदम एग्जैक्ट ऑपोजिट काम है, तो बहुत स्ट्रगल का काम है ये। पर मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि स्पीलबर्ग साहब की एक लाइन है, ये मुझे भी किसी ने बताई थी, कि आप ढंग के लोगों के साथ रहो ना तो भी सीख जाते हो। तो मेरी जितनी भी लर्निंग है, जैसा भी मैं हूँ, जहाँ भी पहुँचा हूँ, उसका कारण है कि मैं बहुत करेक्ट लोगों के साथ रहा, जिनकी एक्टिंग को लेके समझ बहुत सॉलिड थी कि क्या नहीं करना है। तो किसने, मेरे को 2-3 लोग बताओ जिन्होंने आपको एक्टिंग सिखाई। आनंद गांधी, ओके, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। आदेश प्रसाद, जो तुम्बाड़ के को डायरेक्टर हैं, क्रेजी करके मैं भी फिल्म बना रहा हूँ, उसमें मेरे साथ प्रोड्यूसर है। और एक प्रशांत सिंह करके हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ अ यूनिवर्सिटी। पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं, उनसे बहुत एक्टर्स सीखते हैं और कुछ बहुत बड़े बन जाते हैं और कुछ नहीं बनते। व्हाट्स द डिफरेंस? व्हाट डू यू फील? वो ये था ना कि वो आपका एप्टीट्यूड है ना, कि यार आप कितनी तपस्या करते हो। इट्स लाइक दैट। जो आदमी बॉम्बे में बैंड्रा जुहू का है फिल्म इंडस्ट्री से, उसका बच्चा लॉन्च हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सहूलियतें हैं कि आपको PR पता है, ये पता है, आपके फादर बड़े थे, डायरेक्टर्स पता है, प्रोड्यूसर होता है, पैसे कहाँ से लाते हैं, सब पता है, सब पता है। फिर वो बच्चे हैं जो बैंड्रा जुहू के नहीं हैं, वो कहीं वर्सोवा के हैं, लोखंडवाला के हैं, जिनके फादर थोड़े छोटे रोल करते थे, तो उनके लिए, या मतलब HOD थे या कहीं और थे, उनके भी कनेक्शन है, पर उतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है। उनकी स्ट्रगल
तीसरा जो आदमी बॉम्बे का है, इंडस्ट्री से नहीं है, ये तीसरी पायदान पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि वो पहले लैब पे खड़े हैं, ये दूसरे लैब पे खड़े हैं, ये तीसरे लैब पर खड़े हैं कि बॉम्बे के लड़के हो, आपको इंग्लिश आती है, आपको कल्चर पता है, आपको अंग्रेज़ी फिल्में पता है, कैसे बात करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपको पता है। कहीं ना कहीं कुछ दोस्त हैं, कोई एटलीस्ट उसको ये पता है कि पहले एडी बनना है, एडी बनूंगा तो एक्टर बनूंगा। हाँ, उसको पता है कि एडी कहाँ से बन सकते हैं, ऑडिशन कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी ब्रांड्स हैं, कौन सी ब्रांड से क्या चीज़ है, क्या प्रोसेस क्या है। एक नंबर बात। दूसरी बात, आपका इमोशनली कुछ नहीं हिल रहा है। आपकी माँ वहीं, आपका बाप वहीं, आपके दोस्त वहीं, घर वहीं। मतलब वो बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रू। फिर एक लड़का आता है जो इंदौर से आता है, एक लड़का आता है जो जयपुर से आता है, जिसको इंग्लिश कल्चर पता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। उसको पता है कि म्यूज़िक कौन सा सुनना है, इंग्लिश म्यूज़िक कौन सा है, इंग्लिश भाषा क्या है, कहाँ जाके हैंग आउट करना है। पर यहाँ कनेक्शन नहीं है और अपने घर वालों को पीछे छोड़ के आ रहा है, तो एक अजीब सा अकेलापन है। ये जो है, मतलब वो पहला, ये दूसरा, ये तीसरे वाले तीसरे पे नहीं खड़े, वो 5वें पे खड़े हैं एक्चुअली में। और ये जो चौथे वाले हैं 5, ये 8वें पे खड़े हैं। ठीक है, ये लैब, फर्स्ट लैब जो बैंड्रा जुहू, सेकंड लैब जो वर्सोवा अंधेरी, फिफ्थ लैब जो बॉम्बे से है पर इंडस्ट्री से नहीं है, और एट्थ लैब जो जयपुर इंदौर जैसे शहर से, थोड़े बड़े शहरों से। फिर हमारे जैसे का नंबर आता है जो 11वें नंबर पे है, कि जो श्रीगंगानगर जैसी जगह से, जो छोटी सी जगह से है, जहाँ कैफ़े जब मैं आया था तो हुआ ही नहीं करते थे। स्टारबक्स तो छोड़ो, सीसीडी, कोई कैफ़े ही नहीं हुआ करता था, कोई रेस्टोरेंट ही नहीं हुआ करते थे, कोई क्लब्स ही नहीं हुआ करते थे। पता ही नहीं है क्या है। यही पता नहीं है कि मार्लिन ब्रांडो कौन है, यही नहीं पता है कि अल पचिनो कौन है। शिवाजी नगर पता है, स्टेलन पता है। अंग्रेज़ी फिल्में कौन सी देखी हैं? 4, जुरासिक पार्क, स्पीड, टाइटैनिक और ट्रू लाइज। वो भी हिंदी में डब देखी हैं 4 फिल्में। टॉम क्रूज को ही पूछ लिया तो एक स्पेनिश सिंगर हुआ करते थे, रिकी मार्टिन, मुझे लगा करते थे ये टॉम क्रूज भी हैं। तो आप समझो कि कुछ एक्सपोजर नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अग्री, ठीक है। सिर्फ हिंदी सिनेमा देखा है, कोई किताबें नहीं पढ़ी, कुछ भी नहीं है। वहाँ से आते हैं तो वो एक स्ट्रगल। तो इस स्ट्रगल के भी मतलब बहुत सारे लैब्स हैं। और क्या फिल्में बदल गई हैं, सिनेमा बदल गया है। आज से 10-15 साल पहले क्या था कि कुछ लोगों के द्वारा ही सिनेमा कंट्रोल किया जाता था, और वो जो उनकी जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका वर्ल्ड व्यू था, वही फिल्में बनती थी और हमें एज एन ऑडियंस वही फिल्में देखनी पड़ती थी। अब बहुत कुछ चेंज हो गया, सोशल मीडिया आ गया है। कोविड के बाद तो नेटफ्लिक्स, अमेजोन घर घर में आ गए। आपने वर्ल्ड सिनेमा देख लिया है, आप इंडियन रूटेड सिनेमा देखना चाहते हैं, तो उतना जो वर्ल्ड व्यू है ना, वो इनफ नहीं है। तो मैं ये पहले वाली कॉन्वर्जेशन को समझते हुए भी, मैं सेकंड कॉन्वर्जेशन, मेरा पर्सपेक्टिव, इट्स लाइक गिलास आधा भरा है आधा खाली है। मुझे लगता है कि हम जैसे लोग फ़ायदे में हैं, जो बाहर से आए हैं। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया देखी है ना, ज़िंदगी देखी है, ज़िंदगी में धक्के खा के आए हैं। तो वो जो धक्के हैं वो पे करते हैं आपको। आप एक्टिंग ही तो कर रहे हो ना। एक्टिंग क्या है कि मतलब लाइफ को ही तो आप इनएक्ट कर रहे हो इन अ वे। तो आपके जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, जितने कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, मतलब मैं जुहू में रहता हूँ, मेरा बेटा अगर इस फील्ड में आना पाएगा, उसके लिए स्ट्रगल होगा कि उसने वो दुनिया नहीं देखी है जो मैंने देखी है, कि मैंने कहाँ कहाँ धक्के खाए हैं, क्या क्या देखा है। श्रीगंगानगर यहाँ से 1616 किलोमीटर है। ट्रेन से आओ तो 1.5-2 दिन लग जाते हैं दोस्त। तो वो जो ट्रेन में चल के यहाँ तक पहुँचते हो तो काफ़ी कुछ सीख जाते हो। तो वो मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक फ्लिप पार्ट है, पर ये प्रॉज एंड तो फ़ायदे नुकसान दोनों हैं कहीं। वो तो दैट्स अ गुड पर्सपेक्टिव। और हर किसी को, मुझे भी ऐसा लगता है कि लाइफ में जिसको फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं होता, उसको मे बी इमोशनल स्ट्रगल होता है। इमोशनल स्ट्रगल नहीं है तो नॉलेज स्ट्रगल होता है। नॉलेज स्ट्रगल नहीं है तो उसको फिजिकल स्ट्रगल, कुछ ना कुछ स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में चल ही रहा है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग है जो हम नहीं समझ सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके लिए अगर आप बोल रहे हो कि एक्सपोजर और फाइनेंस अगर स्ट्रगल था शुरुआत में कि पैसे कमाने हैं, राइट, और पता ही नहीं दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपका फोकस उस पर इतना ज़्यादा था कि कभी मेंटल स्ट्रगल तो बहुत लेट आया होगा ज़िंदगी में। पहला पॉइंट ही ये था कि पैसे बना लो, उसके बाद ही समझ में भी आएगी कॉन्वर्जेशन की दुनिया की और कौन सी होती है। तो स्ट्रगल्स हर किसी के होते हैं। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आपने बोला कि जुहू बैंड्रा से जो बच्चे आते हैं, उनको बहुत स्ट्रगल है क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी, राइट।
और जो उन बाहर पर से बेचारों आते पर हैं, ज़्यादा प्रेशर है आज की डेट में। हाँ, कि उनको परफॉर्म करना। आप समझो कि वो तो कैमरे की निगाह में है और लोग उनको ट्रोल करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे एक नया बच्चा फिल्म इंडस्ट्री का लॉन्च होगा, इतने नेगेटिव कमेंट्स आएंगे और बेचारे की उसकी कोई गलती नहीं है कि वो एक्टर बनना चाहता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है कि मुझे आप एक बात बताओ, पिछले डेकेड में कोई एक ऐसा एक्टर स्टार बना है जिसके साथ आप ये अश्योर कर सको कि इसके साथ 2 करोड़ की ओपनिंग लग जाएगी? बहुत सारे होंगे एक्टर्स जो मतलब स्टार किड्स तो होंगे ना, हाँ बताओ कौन से कि जिसके 2 साथ आप करोड़ ये अश्योर करो पाओ कि 2 करोड़ की ओपनिंग लग जाएगी? एटलीस्ट मतलब अश्योर तो आप नहीं कर सकते, पर नहीं, आप अश्योर कर सकते हो ना। एक जैसे एक टाइप के स्टार हैं कि रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, तो आपको पता है कि यार डबल डिजिट में तो आप खुलोगे। ऐसा नहीं है कि मतलब 7 फिल्मों में एक फिल्म नहीं खुले। पिछले 10 साल में कोई ऐसा स्टार नहीं बना है जिस पे आप ये कहो कि 2 करोड़ की ओपनिंग लग जाएगी। नॉट इवन वन। नॉट इवन वन। पर क्यों नहीं बने ये 10 साल में स्टार्स? क्योंकि इनके पास तो दुनिया के सारे रिसोर्सेज होंगे, कनेक्शंस भी होंगे। इसमें 2-3 बातें हैं। ये तो फिल्में हम कौन सी अच्छी बनाते हैं, तो उसकी एक प्रॉब्लम है कि जब से इंडिया में स्टूडियो सिस्टम आया तब से ये हो गया कि प्रोड्यूसर नाम का आदमी गायब हो गया। देयर यूज्ड टू बी अ प्रोड्यूसर, लाइक यश जौहर वाज अ प्रोड्यूसर। यश जौहर साहब जो हुआ करते तो उन्होंने अग्निपथ बताई बच्चे। जो जैसे स्टूडियो आया ना, साउथ में फिल्में क्यों चल रही हैं? क्योंकि वहाँ आज भी प्रोड्यूसर जिंदा है। ओके, एक्सप्लेन करो मेरे को थोड़ा, स्टूडियो कल्चर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है थोड़ा। प्रोड्यूसर ये होता है कि इंडिविजुअल आदमी प्रोड्यूसर होता है। यश जौहर साहब थे, एक फिल्म को फाइनेंस करते थे, उनके कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता था कि एक स्टूडियो उनको फंड कर रहा है, XYZ कोई कॉर्पोरेट उनको फंड कर रहा है। वो अपने गट पे अपने पैसों से अपने डायरेक्टर अपने एक्टर के साथ फिल्म बनाते थे, वो फिल्म बेचते हैं, पैशनेट। साउथ में भी क्या हो रहा है? साउथ में आप कैसे कोई है कि ये स्टूडियो है, सब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर है ना, तो प्रोड्यूसर नाम का आदमी वहाँ जिंदा है। हमारे यहाँ क्या है कि स्टूडियो आया, एक स्टूडियो कल्चर आया 2007-8 के आसपास। तो उसमें क्या हुआ कि आप हर आदमी सेफ खेलना चाहता है। आप डायरेक्टर हो, आपकी एक फिल्म चल गई, आप देखो कोई जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं सब डायरेक्टर्स या एक्टर द्वारा ओन किए जाते हैं, इंक्लूडिंग माइन। मैं भी एक्टर हूँ। तो मतलब कोई प्रोड्यूसर जो ओन करता है ना, ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज बहुत कम हैं पर बहुत कम है। तो ये प्रॉब्लम है। स्टूडियो आ गया, स्टूडियो का अब उसमें इंटरफेरेंस हो गया, तो वो पैशन जो है ना, पैशन की जगह प्रोजेक्ट बनने लगे कि आपके पास फलाना स्टार है, इतने की लैंडिंग कॉस्ट है, बना दो फिल्म। टेम्परेरी फ़ायदा है, फिल्में ही नहीं बन रही हैं, राइटिंग पे कोई काम ही नहीं हो रहा है, राइटर्स को हमने ध्यान ही नहीं दिया कि राइटर्स को कोई स्पेस ही नहीं दी गई, तो प्रोजेक्ट बनते रहे। तो अब यहाँ पर एकदम लल आ गया कि फिल्में नहीं बन रही हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं, क्योंकि दुनिया चेंज हो गई है। ये बहुत सारे अभी प्रोडक्शन हाउसेज दे आर शटिंग डाउन। आई वाज रीडिंग कि एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडिया में, 1000 करोड़ टर्नओवर था, 10 करोड़ रुपए उसका प्रॉफिट बना। दूसरा कोई था वो जो 600 करोड़ टर्नओवर था, 200 करोड़ में बिकने के लिए रेडी है। मतलब ऐसी हालत है। प्लस धर्मा रिसेंटली गॉट एक्वायर्ड 50%। तो क्या चल रहा है ये? आप इसको फैक्ट्री मॉडल पे नहीं डाल सकते। जैसे शॉल्स आती है ना, शॉल्स, कुछ शॉल होती है फैक्ट्री बन जाती है, कुछ होती है वो हाथ वाली कड़ी हुई, कहती है कश्मीरी शॉल है, ये वो। फिल्में वैसी हैं, उनको आप से ही होगा, हैंड से ही होगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं जो फिल्म बनाऊंगा उसमें मुझे काम करना पड़ेगा और उसमें मेरी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो मेरी पर्सनैलिटी है वो झलकेगी, और मैं एक लिमिटेड फिल्मों पे काम कर पाऊंगा। मैं 10 फिल्मों पे काम करने जाऊंगा, कैसे होगा? ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है ये। फैक्ट्री मतलब ऐसा नहीं है ना कि 5000 फ्लैट बना दो। 5000 फ्लैट बना सकते हो, 50,000 फ्लैट भी बना सकते हो, उसका एक बाज़ार में सिस्टम अवेलेबल है। साल में आपको 5 फिल्में बनानी है, जान निकल जाएगी भाई, क्या बात कर रहे हो, इट्स इम्पॉसिबल। तो वो ना एक उसके कारण ना पूरा ढह गया सिस्टम। इसलिए जो इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो लॉस में हैं, या वो एट पार हैं, या नाम इतने बड़े हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने बड़े हैं, खर्चे बहुत बड़े हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है सब जगह। जैसे मेरा ये मानना है कि मैं लाला कंपनी हूँ, और मुझे लाला कंपनी बहुत पसंद है। जितनी मेरी लाइफ की समझ है, लाला कंपनी सबसे मस्त होती है। क्या है लाला कंपनी आपकी नज़रों में? लाला कंपनी होती है कि जहाँ आप मेल नहीं लिखते हो, ये नहीं करते हो कि 100 तरह के लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पावर सेंटर्ड है यहाँ, कि मैंने कह दिया मैंने फिल्म बनानी है, ग्रीन लिट कर दी, हम बना लेंगे।
मैं वो फ्लैट बेच के पैसे लाऊंगा, उधार मांग के लाऊंगा, ख़त्म हो गई बात। मुझे कन्विक्शन है मैं फिल्म बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे हेड इन्वॉल्व नहीं होंगे। मुझे जिन लोगों से 2 लोगों से राय करनी है मैं उन्हीं से करूँगा। ये लाला कंपनी है जहाँ मेल पे मेल लिखे जा रहे हैं, मेल लिखने में ही दिन के दिन चले जाते हैं। तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो काम वो स्ट्रक्चर हो सकता है किसी और बिजनेस के लिए अच्छा हो। मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो स्ट्रक्चर वर्क नहीं करता है। मैंने शिप ऑफ थीसिस जैसी फिल्म बनाई है, मुझे नहीं लगता कि शिप ऑफ थीसिस से ज़्यादा प्रोडक्शन अनफ्रेंडली फिल्म कोई होगी। प्रोडक्शन अनफ्रेंडली? हाँ, क्यों? नाम शिप ऑफ थीसिस, 6 लैंग्वेजेस, कोई किसी भाषा में बात करे, बहुत ही फिलोसॉफिकल फिल्म है। इट्स लाइक बुक, पर उसमें पैसे नहीं कमा सकते आप, पर ये सोच के बनाई गई फिल्म। री रिलीज में तुम्बाड़ इज द हाईएस्ट अर्निंग मूवी जी, राइट। मैं पढ़ रहा था कुछ नंबर्स तो बाहर सिर्फ 40 करोड़ तक के तो आ गए हैं जी, कि रॉकस्टार से ज़्यादा कमाया, ये जवानी है दीवानी से ज़्यादा कमाया लोग, मतलब इट्स वाइल्ड नंबर्स। बिकॉज हम समझ नहीं रहे, ऑडियंस चेंज हो रही है, हमारी नई ऑडियंस आ गई है। जो हम बात कर रहे थे ना फिल्मों की और की, एक शिफ्ट है कि लोगों को नया सिनेमा देखना है, लोगों को वो चीज़ देखनी है जो प्रिडिक्टेबल नहीं हो। लव स्टोरी बेचना बहुत टफ है आज की डेट में, क्योंकि पता है आज से पहले 10-15 साल पहले वो एस्पिरेशनल हुआ करता था, तो एस्पिरेशन नहीं रहा है। अगर आप तुम्बाड़ देखो, IMDb पे रैंकिंग्स देखो तो टॉप 5 हॉरर फिल्म में से एक है वर्ल्ड की, राइट। बहुत बढ़िया आता है। फिर री रिलीज में सारी मूवीज़ को उसने फोड़ दिया। जो लोग देखते हैं उसका कल्ट है। बड़े से बड़े डायरेक्टर्स, बड़े से बड़े इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने उसकी तारीफ करी, आपको बोला है, पीपल लव इट, राइट। स्टिल उसका ऐसा कमर्शियल फेम नहीं मिलती उसका, लाइक इट्स नॉट जैसे जो टॉक्ड अबाउट मूवीज़ होती है ना, जिसका होता है कि ओ ये तो क्या मूवी थी एक ज़माने की, अभी उसको वैसा मिलता नहीं है। जो उसके फैंस हैं वही उसके फैंस हैं, दूसरे लोग नहीं है। व्हाई डू यू थिंक इज़ द डिफरेंस? क्यों पॉपुलैरिटी में वो नहीं बड़ी बन पाई, वो क्यों मात खा गई? फर्स्ट थिंग इज जॉनरा, हॉरर है नहीं फिल्म। मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में किया, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ फोकलोर, दादी माँ की दंत कथा है, और उस पर एक टैग लगा हुआ है हॉरर का। कि जैसे मैंने ये भी कहा कि हॉरर जॉनरा में जाके एक्सप्लोर किया, क्योंकि अब यही लैंग्वेज लोगों को समझ में आती है। मैं उसको बार बार कहूँ कि ये तो फोकलोर है, लोग कहेंगे फोकलोर क्या होता है, फोकलोर क्या होता है। अभी आपको सिंपल समझाने के लिए हमने एक जॉनरा हॉरर मान लो आप, उसमें जाके एक्सप्लोर किया। हॉरर है उसमें, पर वो हॉरर ही फिल्म है ये नहीं है। उसमें एक फर्स्ट एक्ट है जो हॉरर है, दादी का जो एक्ट है, जहाँ हंसते रिवील होता है, उसमें कुछ हॉरर है नहीं उस फिल्म में अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे कोई जंप स्केयर्स कुछ भी नहीं है। तो इट्स पार्शली हॉरर बट इट्स नॉट अ हॉरर फिल्म। तो उसमें एक टैग है हॉरर का, तो एक बहुत बड़ी तादाद जिसको डर लगता है वो कट जाती है। आई थिंक समटाइम्स वो हमारी कहावत होती है कि ठंडा करके खाना चाहिए, तो समटाइम्स इट्स लाइक दैट। तो आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। तो और बनाओगे भी पार्ट 2? बिल्कुल बनाएंगे जी, तुम्बाड़ 2 बनाएंगे, तुम्बाड़ 3 बनाएंगे। कब तक बनाओगे? तो तुम्बाड़ 2 की स्क्रिप्ट लिखते हुए हमें 6 साल हो गए। जब तुम्बाड़ आई थी तब से उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। तो मुझे वो फिल्म नहीं बनानी थी जो सिर्फ तुम्बाड़ की सफलता पे राइड करे। और ये कभी भी तुम्बाड़ चली इसके लिए प्लान नहीं था हमारा। पहले से प्लान हुआ करता था कि यार ये ट्रिलॉजी बन सकती है, इस पर एक रीबूट बन सकता है, एक यूनिवर्स बन सकता है। तो बहुत सारे आइडियाज़ आए जो अच्छे थे, पर वो जैसे स्क्रीन प्ले बनाना चाहो तो बनते नहीं। तो फाइनली 6 साल की मेहनत के बाद एक स्क्रिप्ट रेडी हुई है, और हमें लगता है कि हम 2025 एंड या 2026 शुरुआत में शूट चालू करेंगे। पर जैसे कि मैंने बहुत सारी एक फिल्म और बना रहा था जो बनी नहीं, तो मैंने बंद कर दी, अच्छी बनी नहीं। तो जैसे क्रेजी में मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, या कोई भी मैं यहाँ से मेरे प्रोडक्शन हाउस से फिल्म जब बाहर आएगी, जब मुझे लगेगा कि अच्छी फिल्म है, वो चलेगी नहीं चलेगी मुझे पता नहीं है, पर अगर वो नहीं अच्छी बनी तो मैं लाऊंगा ही नहीं बाहर। एंड क्रेजी क्यों देखूँ मैं? इतनी सारी मूवीज़ हैं, इतना OTT पे कंटेंट है, मतलब 1000 ऑप्शन है लोगों के पास, कोई क्यों जाके देखना चाहिए? आप हमारी फिल्म का ट्रेलर देख लो, टीज़र देख लो, हमारा गाना देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ना बहुत लोग ये शिकायत करते हैं, अरे यार बॉलीवुड सेम फिल्म बनाता है, देयर इज़ सेम, ये कि हम कुछ नया नहीं बनाते। तो ये नया है।
आप देखोगे तो मेरे हिसाब से ऐसी फिल्म हिंदुस्तान से बनी नहीं है कि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। और मुझे ये भी लगता है कि ये यंग लोगों की फिल्म है, मतलब जो 25, 30, 35 साल के हैं, मतलब थोड़े से बड़े लोगों की कमर दुख सकती है, क्योंकि इट्स अ रोलर कोस्टर राइड कि आपको बहुत सारे इमोशन से लेके जाएगी। और इसलिए देखनी चाहिए कि सिर्फ थ्रिलर नहीं है, थ्रिलर से ज़्यादा है। क्या है वो आपको एक्सप्लोर करना है, दैट विल फाइंड इट आउट। किसकी कहानी है, थोड़ा सा मेरे को वो दो। ये अभिमन्यु सूद की कहानी है। एक डॉक्टर है अभिमन्यु सूद, जो एक चक्रव्यूह में फंस गए, जैसे हम सब लोग एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। जैसे आपने कहा ना कि फाइनेंशियली नहीं तो इमोशनली, इमोशनली नहीं तो इस तरह से नहीं तो उस तरह से। तो ये भी एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ, और ये कैसे निकलता है, ये स्टोरी है। गॉट इट। एंड टेल मी, आप जो मूवीज़ बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, एक्टिंग करते हो उनमें, ये जो बिजनेस है, इसका जो बिजनेस साइड है, प्रॉफिटेबल है? पैसे भी टफ ही है यार। मैं तो जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ, पैसे बनाने टफ ही होते हैं। और क्यों? बस पैशन की वजह से? पैशन की वजह से। कभी सोचा है कि यार अब तो जब मैं फुल टाइम गेम में आ गया हूँ, थोड़े पैसे यहाँ भी बनाते हो, बिजनेस तो घुस जाता होगा, आ ही जाएगा। एक आध बड़ी पिक्चर करता हूँ ताकि पैसे बनने के लिए अलग से करूँगा काम। मैंने तो आमिर खान से एक बात सीखी कि अपना काम मेहनत शिद्दत से करते जाओ, सक्सेस जो है बाई प्रोडक्ट है। तो मुझे लगता है कि फिल्में बनाते जाओ, पैसे कमाई लेंगे। कभी काम करते करते ऐसा लगता है कि यार मुझे ना, मेरा गोल है ऑस्कर जीतना, मेरा गोल है ये जीतना? मेरा बिल्कुल गोल नहीं है ऑस्कर जीतना। क्यों? मुझे यार लगता है कि ऑस्कर बहुत ओवररेटेड है यार। हम लोग इतना पगलाए हुए क्यों हैं ऑस्कर के लिए, मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आती है। वो एक तरह का अवार्ड फंक्शन है, अमेरिका जैसे एक देश में होता है, और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो मिल गया तो हम भवसागर पार कर जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस बात का मतलब क्या है यार? हम अलग कल्चर के देश के लोग हैं, हमारा कल्चर अलग है, हम अलग तरह की फिल्में बनाते हैं, अलग सेंसिबिलिटीज़ की फिल्में बनाते हैं। हमें ऑस्कर के वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ की वैलिडेशन की ज़रूरत है कि यहाँ पर कितने लोगों को एंटरटेन किया हमने, कितने लोगों ने हमारी फिल्में देखी, कितने लोगों को मज़ा आया, कितने लोगों की ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट किया। कि फॉर मी इट्स अ स्ट्रेस रिलीफ, कि अगर मैं पंचायत देखता हूँ, इट्स अ फैमिली व्यूइंग फॉर मी। मैं मेरे बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे मेरी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट हुआ। मैंने बहुत फिल्में देखी, मैं आई कांट वॉच अमेरिकन कॉमेडी फिल्म, मेरे लिए वर्क ही नहीं करता है। कि कॉमेडी लगती नहीं है मुझे, मैं कल्चर से रिलेट ही नहीं कर पाता हूँ। आई कैन वॉच अ मलयालम फिल्म, दिस इज़ माई प्रॉब्लम। बट आई एम टेलिंग यू कि हमारा ऑस्कर के लिए फैसिनेशन, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं ऑस्कर भेजूंगा नहीं, भेज दूंगा, पर मुझे ऐसा कोई फैसिनेशन नहीं है, कोई ऐसा मैं डेस्परेट नहीं हूँ कि ऑस्कर मिलने से तो क्यों इतना क्रेज पूरी दुनिया में हर किसी को कि ऑस्कर जीतना है? इंडिया में बहुत है, इंडिया में बहुत है, मुझे तो बहुत वाइल्ड है, मुझे समझ में नहीं आता। और समझदार से समझदार लोग ऐसी बातें करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात का मतलब क्या है। क्यों ऑस्कर जीतने से आपका क्या सेंस? आप अगर ये कह रहे हो कि ऑस्कर जीतने से मुझे विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी, मेरी फिल्म बिजनेस कर लेगी, तो वो तो वैलिड कॉन्वर्जेशन है। धंधा कर लेगी कि भाई आपकी फिल्म चाइना में भी लग जाएगी या कोरिया में भी लग जाएगी, आपकी फिल्म 100-200 करोड़, वो तो वैलिड बात है कि बिजनेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पर लोग उसको वैलिडेशन से कनेक्ट करते हैं तो मुझे प्रॉब्लम है कि अच्छा वो बता देंगे तो आप अच्छे फिल्म मेकर हो जाओगे। यार ये क्या बात हुई यार? मेरे एक फ्रेंड है जो अब्दुल कलाम सर के स्पेशल ऑफिसर थे, स्पेशल एडवाइज़र थे, उनके साथ रहते थे। एंड वो मुझे बोलते हैं कि ये जो नोबेल प्राइज़ और हर इंडस्ट्री का, कभी मूवीज़ में ऑस्कर ले लो, जितने भी सारे अवार्ड्स हैं ना, कि ये मिला वो मिला, पीस कीपिंग व्हाटएवर, बताइए ये वेस्ट के चोचले हैं। उन्होंने एक तरीका बनाया है मार्केटिंग करने का ताकि वो रेलेवेंट रहे और दुनिया को दिखा रहे वो सुपीरियर है, और हम लोग उनकी सुपीरियोरिटी में देते जाते हैं। हमें क्यों चाहिए उनका अवार्ड? ये बताने के लिए कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, हम बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं, हम स्पेशली बहुत बड़े मैं वही कह रहा हूँ कि उसका हमें वैलिडेशन का ज़रूरत नहीं है भाई। मुझे वैलिडेशन का ज़रूरत है कि यहाँ पर मेरे ज़्यादा लोग देखें, यहाँ मेरी फिल्म बिजनेस करे, मैं अगली फिल्म बना पाऊँ, लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, लोगों को हंसाऊँ, रुलाऊँ, एंटरटेन करूँ। वो मेरा ग्रेट मार्केटिंग टूल ना, इट्स अ ग्रेट मार्केटिंग टूल। आज भी उनकी सुपीरियॉरिटी है इस बात पे कि यार ऑस्कर, और वो अलग तरह की, और उसमें भी एकदम ऑस्कर वाली फिल्में अलग होती हैं। जैसे तुम्बाड़ के लिए बहुत लिखा जाता है कि अरे ऑस्कर चली जाती। भाइयों मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि ऑस्कर में कभी नहीं जीतते तुम्बाड़,
तुम्बाड़ वो फिल्म ही नहीं है जो ऑस्कर के लिए बनी है। अच्छी फिल्म का मतलब नहीं कि वो ऑस्कर जीत जाएगी। ऑस्कर में एक सेंसिबिलिटी है उन लोगों की कि किस तरह की फिल्में वो चूज़ करते हैं, उनका एक टेस्ट है, वो सब्जेक्टिव है। उससे आपकी फिल्म का अच्छा बुरा होने से मैं ये कह रहा हूँ कि ऑस्कर तुम्बाड़ कभी जीत नहीं पाती, इसका मतलब कभी भी नहीं है कि तुम्बाड़ अच्छी फिल्म है। तुम्बाड़ कल्ट क्लासिक है मेरे हिसाब से। मैं दोबारा पता नहीं कैसे बना पाऊंगा। मेरी हर फिल्म के साथ मुझे ये थ्रेट रहेगा कि लोग कहेंगे अरे ये तुम्बाड़ जैसी नहीं है। ये मेरे साथ हर क्रेजी में प्रॉब्लम होने वाली है। पर क्रेजी अलग तरह की फिल्म है, अलग जॉनर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। कोई भी वैलिडेशन चाहिए ऐसे, फॉरगेट ऑस्कर, कि मुझे ना XYZ एक्टर मुझे बोल दे कि यार ये तूने बढ़िया काम किया, या मुझे मेरी पब्लिक से मेरा एक नंबर है कि 100 करोड़ मार्क हो जाए, या न्यूज़पेपर में या मैं मैगजीन की किसी फ्रंट कवर पे आ जाऊँ। आई डोंट नो, कोई तो वैलिडेशन एक मेट्रिक होगा जो मटेरियल होगा, जिससे इमोशंस का कोई लेना देना नहीं। बॉक्स ऑफिस नंबर, इट मैटर्स अ लॉट। कि जब मैं ओपनिंग करूँ तो मेरी सबसे बड़ी ओपनिंग हो। नहीं, मेरी ओपनिंग बड़ी नहीं हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी फिल्म इनफ करे ताकि मेरी दूसरी फिल्म आराम से बन जाए, कि मुझे सस्टेन कर पाऊँ मैं। मेरा प्रोडक्शन बिजनेस में मुझे मेरे पैसे नहीं डालने पड़े, बिजनेस ऑटोमेटिकली सस्टेन कर पाए। मैं जो फिल्में बनाना चाहता हूँ वो फिल्में बना पाऊँ, और डेफिनेटली जितना बड़ा नंबर हो, जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोग OTT पे हमारी फिल्में देखें, हमारा काम देखें। एज एन आर्टिस्ट मेरी एक ही डिज़ायर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरा काम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में मेरा काम देखें, और रिलीज़ में ना देखें, रिलीज़ में ही देख लें। रिलीज़ में भी देखें, रिलीज़ में भी देखें। क्योंकि क्रेजी रिलीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ रिलीज़ होगी। क्या पता रिलीज़ हो, पैसे बने, थोड़े टाइम बाद कल्ट बने, फिर रिलीज़ भी कर दें, क्या मतलब। हमारे वो कहावत होती कि रोज़ रोज़ मंगलवार नहीं होता। हर हफ्ते तो आता है ना। हाँ, हर हफ्ते आता है, ये बात तो सही है आपकी। आएगा वो वाला फ्राइडे नहीं आता। वो कभी कभी भगवान की कृपा होती है कि ऐसा फ्राइडे आता है कि सोचा था कि रिलीज़ में इतना कर जाएगी, रिलीज़ में इतना कर जाएगी, ये नहीं सोचा था। पर जब रिलीज़ हुई थी तब बहुत कुछ सोचा था, तो सपने एकदम ऐसे टूट गए थे कि अरे यार ये क्या हो गया। पर और मुझे याद है कि 2 दिन ऐसे मेरे बीते थे जहाँ मुझे लगा था कि मैं फेल हो गया। अदरवाइज़ मुझे हमेशा लगा कि यार मैं कर लूँगा। बहुत बहुत अजीब सा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ मैं। मतलब आप नाइव भी कह सकते हो कि। तो जब पहले दिन चली नहीं थी उस दिन मैंने मेरे भाई को फ़ोन करके कहा था, उसको हमेशा डाउट रहता था तो कैसे कामयाब होगा। मुझे याद है वेनिस में फिल्म हमारी प्रीमियर हुई थी और हमारा होटल था, उसके सामने ऐसे सी था, हम दोनों भाई वॉक कर रहे थे, सी था, लेक थी, मुझे याद नहीं है। मुझसे पूछता कि क्या लगता है तुझे फिल्म का क्या होगा। मैंने कहा चलेगी, बहुत चलेगी। उसने कहा कौन देखने आएगा। मैंने देखना बहुत लोग आएंगे। पर उसके बाद सही साबित हुई, जो ओपनिंग हुई तो कोई देखने नहीं आया, मतलब बहुत छोटी ओपनिंग थी। तो मैंने मेरे भाई को कॉल करके कहा, मैंने कहा तू सही था यार, मैं फेल हो गया। पर वो 2 ही दिन थे, फिर वो तीसरे दिन से कुछ क्रिटिकल, कुछ थोड़े से कलेक्शन से धर गए। तो उस समय बहुत ऐसे था कि यार बहुत कुछ बड़ा बिजनेस करेगी, वो हुआ नहीं। मुझे लगता था कि हम मार्केटिंग हमने अच्छी नहीं की, हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए फिल्म, लोगों को पता ही नहीं थी फिल्म आ रही है। पर जब हम रिलीज़ कर रहे थे तो मुझे ये था कि अपने रिलीज़ का नंबर क्रॉस कर लेगी, पर ये नहीं था कि इतना बड़ा नंबर कर लेगी। एक नए एक्टर को अगर आना हो आज, तो क्या सिखाओगे उसको, क्या बताना चाहोगे कि देख भाई ये होता है गेम, स्टेप बाय स्टेप बताओ। फर्स्ट गेम तो एक्सेप्टेंस ही है यार दोस्त, कि कितने भी हाथ पैर मान ले, कर्म ही है तेरे हाथ। वो है ही ना लाइन जो कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करो। इट्स ए साइंटिफिक लाइन कि कर्म करो, फल की इच्छा करोगे तो अटक जाओगे ना, कर्म ही नहीं कर पाओगे। तो यार कर्म किए जा, सब हो जाएगा। मैं यही सिखाना चाहूँगा कि दोस्त चलते जा। बट कोई स्टेप्स होगी कि मेरे को 3-4 स्टेप्स में ब्रेक करो थोड़ा लॉजिकली, कि फर्स्ट था कि एक्टिंग सीख, ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। अकॉर्डिंग टू मी एक्टिंग सीख, राइटिंग सीख। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक्टर को और निखार लाती है अगर आपको राइटिंग की समझ आ जाए। राइटिंग का कोर्स करना चाहिए हर एक्टर को, मुझे ऐसा लगता है। मैंने नहीं किया, मुझे भी टाइम नहीं मिला, पर मेरे आसपास राइटर बहुत काम करते हैं, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मैं फीडबैक देता हूँ, तो मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाती है। मुझे लगता है एक्टिंग सीख, राइटिंग सीख। कहाँ से सीखनी चाहिए एक्टिंग? एक्टिंग तो यार अच्छे एक्टर्स को देखो, अच्छी फिल्में देखो, वर्कशॉप करो। बहुत सारी वर्कशॉप होती हैं यहाँ, किसी की भी कर लो, कुछ भी कर लो। नहीं, एक अतुल मोंगिया करके वर्कशॉप कराते हैं। अतुल मोंगिया बहुत अच्छे टीचर, उनकी वर्कशॉप करनी चाहिए। प्रशांत सिंह की वर्कशॉप करनी चाहिए। अच्छी फिल्में देखो, मतलब
3-4 दोस्त हो तो एक्ट करके देखो, शूट करो, बहुत इजी है शूट करना। थिएटर करो, उसको डिकंस्ट्रक्ट करो जो आपने एक्ट किया, राइटिंग करो और PR करो अपना, वो भी बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे जाओ प्लीज़, क्योंकि दिखना बहुत ज़रूरी है भाई। बनाओ ब्रांड सोशल मीडिया, बनाओ ब्रांड अपना, पर काम सीखो। बिना प्रोडक्ट के कुछ मत बेचो, प्रोडक्ट बनाओ अपने आप को फिर बेचो। तो एक्टिंग सीखो, राइटिंग सीखो, फिर PR करो और दैट्स इट, हो जाएगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारे फेमस क्रिएटर्स हैं, उन सारे क्रिएटर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे भी दोस्त हैं जिनको एक्टर्स बनना है, जो छोटे मोटे एक्टिंग रोल्स कर भी चुके हैं, बड़ी बड़ी मूवीज़ भी कर चुके हैं। राइट। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि ज़्यादा क्रिएटर्स एक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं अगर सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है तो? फर्स्ट चीज़ तो प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है ना। अगर आपने एक्टिंग नहीं सीखी, आपके हो सकते हैं 50 मिलियन फॉलोअर्स हो, टेम्परेरी आपको हो सकता है काम मिल जाए। कि जैसे ये भी एक बहुत ही कॉन्वर्जेशन चलती है ना कि एक्टर्स फॉलोअर्स देख कर कास्ट किए जा रहे हैं, जो लेजिटिमेट बात है कि एज ए प्रोड्यूसर आपको लगता है कि यार इससे मुझे रीच मिलेगी, बट इट्स अ शॉर्ट टर्म गेम, इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म गेम। वो एक्टर से आपको रीच मिल जाएगी पर वो टेबल पे कुछ ला ही नहीं रहा है, तो आप करोगे क्या? वो भी कहाँ मिल रहा है? क्या कोई ज़्यादा फॉलोअर वालों को भी कहाँ कोई मेजर रोल थोड़ी मिल रहा है, छोटा मोटा साइड में इधर उधर मिल तो रहे हैं, रोल्स तो मिल ही रहे हैं ना भाई। वो जो ये कॉन्वर्सेशन थी कि कास्टिंग डायरेक्टर आजकल ये दिखाते हैं कि सर ये फलाना एक्टर है, इसके इतने फॉलोअर्स, ये कॉन्वर्सेशन ही रॉन्ग है ना टेक्निकली। आप समझो कि बात ये है कि यार ये एक्टर है, इसकी ये शो रील है, इसने उस फिल्म में इतना अच्छा सीन किया था, या इसकी ये शो रील है, इसने ये करके दिखाया है, या इसका ये ऑडिशन है। बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स देखकर कास्ट कर सकते हो, आपको लगता है रीच, पर वो फॉलोअर्स हैं, वो ठीक है, पर आप एक्टिंग को साइडलाइन करके बाकी सब कर लोगे तो एक्टर नहीं बन सकते। और एक्टिंग करने के लिए तो एक्टिंग का काम है जो सीखना पड़ेगा दोस्त। तो मुझे लगता है कि वहाँ लैक हो रहा है। मेंटल हेल्थ, आपने बताया था कि आप थेरेपिस्ट के पास गए थे। जी। क्यों गए थे एक थेरेपिस्ट के पास? क्योंकि मैं पगला गया था, मैं बॉम्बे में फिट इन फील नहीं कर रहा था, मुझे लगता था छोड़ दूँ, आ जाऊँ। तो थेरेपिस्ट क्या करेगा? थेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मुझे लगता है कि हर आदमी को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, और ये बहुत ही टैबू है हमारी सोसाइटी में कि थेरेपिस्ट के पास आप गए तो इट मीन्स आप पागल हो। ये बिल्कुल भी नहीं है। थेरेपिस्ट इज़ अ वाइज फ्रेंड, जो आप जिसको कुछ पैसे दोगे और आपको वो कीमती राय देगा, बिकॉज ही इज़ प्रोफेशनल, ही नोज़ वेरी वेल कि किस टाइप के इशू होते हैं, किस टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, किस टाइप की बातें होती हैं। तो मैं लीलावती में था एक बार, मेरे डॉक्टर फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा कि सोहम हमारे यहाँ तो हम इतना करते हैं, अमेरिका में तो हर आदमी 8वें 10वें दिन 15वें दिन महीने में दिन थेरेपिस्ट को जाता है। एंड ही वॉज अ फिजिशियन, बहुत अच्छे फिजिशियन है। वो कहते हैं हम भी हमारे यहाँ जो ये थेरेपिस्ट से बात करते रहते हैं कि सब ठीक तो चल रहा है। तो लाइक इन राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड वी आर लिविंग ना, मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर। अगर आपने मेंटल हेल्थ फिक्स कर ली तो आप शायद फिजिकल हेल्थ भी इजीली फिक्स कर लोगे। फर्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेंटल हेल्थ है। तो मेरे हिसाब से थेरेपिस्ट एक वाइज फ्रेंड है जो आपको 1 घंटे 2 घंटे आपकी एक तो राम गाथा सुनेगा, और उसमें से वो एक रास्ता निकाल के आपको देंगे। शायद मुझे लगता है कि इट विल हेल्प, आपको इवॉल्व होने में हेल्प होगी अगर आप थेरेपिस्ट से बात करेंगे। लाइफ को समझने में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हैं, आपको क्या बेटर हेल्प हुई? लाइक मे बी देयर इज़ नो फ्री विल, देयर इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। कोई बर्ड है, कोई ट्री है, पेड़ तो उड़ नहीं सकता, तो पेड़ का सोचना मैं उड़ूं शायद लिखा ही नहीं है। यू कांट कंट्रोल लाइफ। बट डू यू थिंक ये एक्सेप्टेंस कि हाँ ऐसी ही है लाइफ और यही है, ये आपकी ड्राइव ख़त्म कर देता है, कम कर देता है? मैं तो आके यहाँ पर पॉडकास्ट कर ही रहा हूँ, मेरी फिल्म रिलीज़ होने वाली है, मैं तो बहुत सारे इंटरव्यू करने वाला हूँ, वेरी एक्साइटेड। पता नहीं फिल्म चलेगी फेल होगी वो तो उसका है, पर मैं तो बहुत मेहनत से शिद्दत से मेरा काम कर रहा हूँ। कुछ भी चेंज नहीं हुआ ये बात को जानने के बाद भी, इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद भी। फिर क्या चेंज हुआ? क्यों एक्सेप्ट करना? शांति आ गई, इसलिए ज़रूरी है एक्सेप्टेंस। कि आपको लगता है कि हाँ इट्स फाइन, कि जो नहीं हुआ नहीं लिखा था, तो एक समभाव में आ जाते हो आप। अकॉर्डिंग टू मी जो आपके पास है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हो कि अरे आई हैव अचीव दैट, और जो नहीं हुआ उसके लिए रिग्रेट नहीं करते हो।
बड़ी एक्सेप्टेंस कैसे आया? बहुत लोगों को ना दूसरे लोगों को देख के जेलसी होती है, यहाँ से लगता है मैं ऐसा नहीं हूँ, ये दिखता ज़्यादा अच्छा है, ये बोलता ज़्यादा अच्छा है, इसका माँ बाप इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी, मतलब दूसरे लोगों को देख के हमेशा एक थोड़ा सा इन्फीरियर फील होता है। मुझे बहुत होता था, इनफैक्ट आज भी मुझे कुछ रूम्स में कभी कभी होता है। आज मैं बहुत सिक्योर हूँ मेरे खुद को लेके और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैं हमेशा दूसरों को देख के थोड़ा इन्फीरियर फील करता हूँ कहीं ना कहीं, भले वो मेरी फील्ड के हों या नहीं हो। ओवरऑल मुझे लगता है कि यार किसी चीज़ का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि 20-30 साल की ज़िंदगी है, 50 साल की ज़िंदगी है, वो टेम्परेरी है ना। ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है कि जो आप कर लोगे तो छा जाओगे? मैंने लेगेसी बना दी 10 फिल्मों की, ऐसी हिंदुस्तान से फिल्में नहीं बनी। आपने ऐसे पॉडकास्ट कर दिए कि हिंदुस्तान से नहीं बने, 300 साल बाद भी आपका नाम है। कौन आप आ रहे हो कि वापस देखने के लिए आपका कितना नाम है, या मैं आ रहा हूँ? तो मतलब कोई भी चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करना के लिए कोई भी कॉस्ट अच्छी नहीं है। आपने बोला कि आप शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे। जी, क्या लगता है आपको, वाई शाहरुख खान इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड प्रॉबेबली? SRK फॉर मी इज़ लाइक, उनको समझ में आता है कि कब क्या बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है। आई थिंक ही इज़ लाइक अ बुक, यू कैन कीप रीडिंग, हर मोमेंट पे उनको समझ में आता है कि उन्होंने कुछ गलत भी किया होगा ना उनकी लाइफ में, और जो फट गया गलत, उसको टैकल करके कैसे उसको सही कर देते हैं। ही अंडरस्टैंड्स। आई डोंट नो अगर वो नेचुरली आता है कि स्ट्रैटेजीज के बीच, आई जस्ट लव इट। तो मुझे बहुत पसंद है। वाई डू यू थिंक कि वो इतने सालों तक आज भी नंबर 1 कैसे? कोई नहीं रहा था इतने टाइम तक इतना बड़ा। ही इज़ द फर्स्ट फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू मी। जब इस इंडस्ट्री में वो आए थे तो DDLJ फिल्म क्या है, वो कह रहा है कि भाई मैं भगा के नहीं ले जाऊँगा, लेके तो मैं बाप की मर्जी से जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। वो सिर्फ रिटर्न कैरेक्टर नहीं है, वो शाहरुख खान साहब की पर्सनैलिटी भी है। मुझे ऐसा लगता है। आई टेल यू वन स्टोरी। बार्ड ऑफ ब्लड में मेरा छोटा सा कैमियो था, तो स्क्रीनिंग हुई बार्ड ऑफ ब्लड के टाउन में, सब एक्टर थे, मैं भी था, शाहरुख साहब भी थे। तो मैं मेरी वाइफ के साथ था, मेरी वाइफ आगे, फिर शाहरुख खान साहब, फिर मैं। और तो एक लड़का ऐसे फट से क्रैश मतलब तेज़ी से गया दौड़ के, तो मेरी वाइफ के आगे शाहरुख खान कैसे हाथ चले गए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि इतनी गट में बस गई है कि इतनी इज्जत करते हैं लड़कियों की, बिकॉज वो उनके बीइंग में है। एक आदि चोपड़ा की एक लाइन है जहाँ पे वो बोलते हैं शाहरुख को कि शाहरुख, इन दिस कंट्री द नेक्स्ट सुपरस्टार विल बी द पर्सन हु इज एवरी मदर्स सन, एवरी सिस्टर्स ब्रदर एंड एवरी कॉलेज गर्ल्स ड्रीम, समथिंग लाइक दैट। ऐसे हम rephrasing this line, but ऐसी कुछ लाइन है। And Shah Rukh Khan stands true in this statement. And comparing India versus Hollywood, एक चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है, जैसे ग्रीक गॉड्स हैं या उनकी माइथोलॉजी है, उनके जो सुपर हीरोज हैं, उनका पूरा एक यूनिवर्स बनता है, राइट? वहाँ पर एवेंजर्स जैसे बन गए, सबका अपना अपना हमारे इधर ये सब क्यों नहीं होता? मुझे ज़्यादा पता नहीं, पर मुझे लगता है कि वहाँ राइटिंग का मटेरियल बहुत अवेलेबल है, जिस पर आप अडेप्ट करके बना लो। हमारे पास कहानियाँ बहुत हैं, पर वो एक उस तरह की फॉर्म में नहीं कि शायद सीधा उस पर फिल्म बना लो। इकोसिस्टम नहीं है यार, वो खड़ा करने की ज़रूरत है कि ऐसी फिल्में बने। क्यों नहीं बनती महाभारत? या हर आदमी एक चैप्टर है। एग्जैक्टली कि अश्वत्थामा एक चैप्टर है। बीच बीच में कुछ फिल्में अनाउंस हुई थी पर बन नहीं रही हैं, या क्या? महाभारत में हर कैरेक्टर एक पिक्चर है, खुद कैरेक्टर पिक्चर है। कर्ण, भीष्म पितामह, और कितनी स्टोरीज हैं हमारे यहाँ, पर बन नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि वो मुझे खास बात ये लगती है कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि प्रोड्यूसर नाम का आदमी ना हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से पिछले 15-20 साल से गायब है। और जब तक वो आएगा नहीं तब तक, क्योंकि क्या होता है कि डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस खोल लेता है वही, और उसकी खुद की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है। प्रोड्यूसर एक आदमी तो जो रिस्क लेता है, ये बिजनेस थोड़ा सा रिस्की बिजनेस है। ये ऐसा नहीं कि बहुत सेफ बिजनेस है, कि एक प्रोड्यूसर है जो थोड़ा रिस्क लेता है कि यार मैं बनाऊंगा ये, वो एक डायरेक्टर को लाएगा, कहानी को जोड़ेगा। तो डायरेक्टर क्रिएटिव देख रहा है, पर प्रोड्यूसर ऐसा है कि जो थोड़ा क्रिएटिव में बता रहा है कि भाई मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये करना है। वो रिस्क लेगा, वो स्केल ला के देगा। तो वो हुआ ही नहीं है पिछले 15-20 सालों से। आप कभी बनाना चाहोगे महाभारत? नहीं यार, बहुत टफ है। मैं कुछ और बना रहा हूँ जो उसी स्केल का है, तो इट्स कॉल्ड संतोष लक्ष्मी। बहुत अभी दूर की कहानी है, हमारी औकात से बहुत बड़ी बजट की फिल्म है। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं यार, अभी तो मतलब तुम पार्ट 2 बनेगी,
अभी तो क्रेज़ी आएगी, उससे शायद 2 कदम चलेंगे, फिर कोई और फिल्म आएगी उससे 4 कदम चलेंगे, फिर तुम्बाड़ आएगी उससे 6 कदम चलेंगे, तो फिर एक रास्ता बनेगा, फिर वो फिल्म बनेगी। 3-4 साल। एंड एक्ट करोगे उसमें? एक्ट तो किए बिना मैं कुछ करता ही नहीं दोस्त। मुझे प्रोड्यूस करने का कोई शौक़ नहीं है। इट्स अ थैंकलेस जॉब। सिर्फ मैं इसलिए प्रोड्यूस करता हूँ कि मुझे एक्टिंग करने को मिले, और वही फिल्में बनाता हूँ जो एक्ट करता हूँ, क्योंकि इट्स अ टफ जॉब। 2-3 साल लग जाते हैं फिल्म को बनाने में। हमने क्रेज़ी 2022 में शूट की थी। एडिट में टाइम लगा, ये चेंज करें वो चेंज करें। बहुत पैशन से, बहुत प्यार से बनाता हूँ, पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग का शौक़ है। जिस तरह की फिल्में मुझे बनानी है, जिस तरह की कहानियाँ मुझे कहनी है। लाइक आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग कि जब आप कुछ सोचते हो ना कि मुझे वो करना है, और आप वो कर लेते हो, और फिर वो दूसरी बार सोचते हो और दूसरी बार भी कर लेते हो, फिर आपको नशा लग जाता है। और उसका जो नशा है ना, कि मैंने कुछ सोचा, कुछ करने की कोशिश करी, हाथ पैर मारे, मेहनत करी और कर लिया, वो नशा आप पागल हो चुके हैं, उसमें आप घुसते चले जाओगे, बस होते ही जाएगा। आप कुछ भी कर लो, अब आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। एंड दैट्स वाइल्ड एडिक्शन, द बेस्ट एडिक्शन। आई एग्री दोस्त। चलो बहुत मजा आया आज। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्त। प्लेजर। अरे कैसे हो यार? कैसे हो? गुड। मैं सुनता रहता हूँ यार आपके पॉडकास्ट। थैंक यू। ये आप लेके आए हो घर से कप? ये यार मेरा फेवरेट है गिलास। मैं चाय पीता हूँ और इसी में पीता हूँ। कटिंग नाइस। चाय का जो मजा है ना, वो इस वाले कप में ही। इसमें लाइनें भी होनी जरूरी हैं। अगर ये प्लेन हो तो मजा नहीं आएगा। तो आई एम अ चाय लवर। और नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 5-6 अपने लिए भी बुलवा लो, एक 6 का सेट ऐसा वाला है, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। ये मस्त लग रहा है। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। आपको पता है कि आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, अभी के अभी हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर हमने आपको कुछ भी इनसाइट्स दिए तो प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब कैन हेल्प अस अ लॉट। नंबर 2, कमेंट करके हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट बनाएं, और उनसे क्या क्वेश्चंस पूछें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर एंड वैल्यूएबल इनसाइट्स ला सकें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में कुछ एक नया सीखने को मिलेगा उसे इस एपिसोड से, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ का नज़रिया बदलने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।